हम लोग चैप्टर 2 देख रहे थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, और उसमें जो चैप्टर 2 है वो रेलेवेंसी से कंसर्निंग। रेलेवेंसी से जो सेक्शंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 50 तक। 3 से 50 तक। एक्चुअली 3 तक घुसना है, बाकी 4 से 50 4 से 50 तक की रेलेवेंसी की, कि कौन सा जो प्रोसीजर है वो रेलिवेंट है। यहाँ तक तो करें कोर्ट क्यों जाता है? कोई एक व्यक्ति है, उसका कोई लीगल राइट किसी ने इन्फ्रिज किया है उसके, तो वो कोर्ट जाएगा। कोर्ट जाने पे उसे क्या मिलेगा? हाँ, जजमेंट। जजमेंट मिलेगी, ऑर्डर मिल सकती है, डिसीजन मिल सकता है, डिक्री मिल सकती है। क्या मिलेगी? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ये सारी चीजें, तो इन सब का एक अपना लीगल मीनिंग है। हमने क्या क्या कहा? ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री। जजमेंट, ये सभी एक चीज है। आपको कोर्ट में इनमें क्या मिलेगा जिस वजह से आप कोर्ट गए? सिविल केस में डिक्री। सिविल केस में डिक्री मिलेगी, और क्रिमिनल केस में जजमेंट या ऑर्डर। कैसे किस आधार पे कहते हैं कि सिविल केस में डिक्री मिलेगी? देखिए, लॉ कुछ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और लेजिस्लेचर के प्रोविजंस को अगर आप इंटरप्रेट करने के लिए सक्षम हैं, देन बहुत आसान है। इसको लाइट मोड में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। किस मोड में पढ़ना चाहिए? नहीं, मतलब सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। तो मैं कह रहा कि लाइफ के प्रति सीरियस रहिए, अपने स्टडी के प्रति सीरियस रहिए, और प्रोविजन के प्रति भी सीरियस रहिए। क्योंकि क्या है, 2 लर्नेड काउंसिल हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और लॉ की बारीकियां निकालेंगे। जजमेंट कैसे लिया जाता है? कोर्ट को कंफ्यूज करके, कोर्ट को रिश्वत देके, कोर्ट को लीगल पॉइंट बता के। अगर ये ऑप्शन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, आप क्या बोलेंगे? ये जजमेंट हम कैसे अभी प्राप्त करेंगे? तो आप बोलेंगे फ्रॉड से, कॉलिजन से, इनकम्पिटेंसी से। कैसे जजमेंट आप लेते हैं? जैसे तो मिल ही जाएगा। अब हम इस पे आएंगे, क्योंकि देखिए आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे, वो सॉरी मतलब जो टॉपिक देखेंगे वो है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स। जो जजमेंट आ गई कोर्ट के द्वारा, उसकी क्या रेलेवेंसी है? इंडियन एविडेंस एक्ट 19 क्या है, 1872 में रेलेवेंसी देखेंगे। 1 जुलाई के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में रेलेवेंसी देखेंगे। क्या फायदा है रेलेवेंसी देखने का? जजमेंट तो आ गई, बात खत्म हो गई ना। तो जजमेंट की रेलेवेंसी किस लिए? पहले इस चीजों को समझ लीजिए, फिर हम आते हैं। ये सभी एक चीज नहीं है।
जिस वक्त हम लोग डेफिनेशन क्लॉज देख रहे थे, अभी आपके पास बेयर एक्ट है, उसमें देखिए जो लास्ट में उसने लिखा है सेक्शन 2 के, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जिसका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया है वो आईटी एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता से लिया जाएगा, उसका सेम मीनिंग यहाँ पे है। और हाँ आईटी एक्ट, राइट। हमने वहाँ आपको एक चीज़ कहा था कि उसने सीपीसी कहना क्या भूल गया, क्योंकि अब ये जो हम लोग डिसीजन है ये इनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जजमेंट की डेफिनेशन कहाँ है? सीपीसी में, वहाँ आईपीसी में भी है, मतलब भारतीय न्याय संहिता में भी है, सेक्शन 2। देखिए सीपीसी लिख रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा, आप क्या लिखेंगे? न्याय संहिता। अच्छा, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड नाम नहीं है उसका। आदेश डिक्री ये इतने डेफिनेशंस तो हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से लिया। कोर्ट में आप क्या चीज एस्टेब्लिश करते हैं? फैक्ट, क्योंकि फैक्ट इन इशू जो होता है उसी जिससे फैक्ट इन इशू क्या होता है, जबकि किसी एक फैक्ट को कोई व्यक्ति asserted by 1% denied by 1%, तभी तो फैक्ट इन इशू हुआ ना। तो अपने अपने फैक्ट को एस्टेब्लिश करेगा वो लोग, और एस्टेब्लिश करने के लिए क्या देगा? एविडेंसेस देगा कि प्रूफ देगा? क्या देगा? प्रूफ के साक्ष्य देगा कि प्रमाण देगा? सर, मतलब कि प्रमाण देगा। एविडेंस और प्रूफ में क्या फर्क है? आप सब कुछ स्टडी करके गए, इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच गए और ये सवाल आपसे पूछ दिया गया, आप क्या बोले? आप लोग सोचते हैं सर उल्टी गिनती करते हैं, पहले इंटरव्यू पर करा देते हैं, उसके बाद मेंस पे आते हैं, फिर पीटी पे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी किसी की तैयारी इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। यही वो क्लास है जहां आपके पास वो कॉन्सेप्ट आएगा, आप सभी तरीके से तैयार रहेंगे। हमने क्या कहा था कि जब एविडेंस प्रूफ कब बनता है? मतलब क्लास 1 की क्लासेस सब गए, बताया जा रहे थे कि जो आप फैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे उस पे कोर्ट किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। आप क्या देंगे? एविडेंसेस देंगे। जब ये फैक्ट पे निष्कर्ष पे पहुंचता है, यानी फाइंडिंग कहाँ होती है? फैक्ट्स में। ये कौन देता है फैक्ट की परिभाषा? Yes. थैंक्स। क्या है? सर, मतलब कि ये बता सकते हैं कि फैक्ट दो तरह के हम लोग बांटे हुए हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट और क्या बोलते हैं, मटेरियल फैक्ट जिसको कह सकते हैं, जो कि हम लोग साइकोलॉजिकल और मटेरियल दोनों एक ही है। फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल। हाँ सर, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजी। फिजिकल फैक्ट जिसको हम लोग सेंस और कंसेप्ट ये करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल फैक्ट है वो जो हम सेंस के द्वारा परसीव करते हैं, और साइकोलॉजिकल उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा हम लोग नहीं, हम ये नहीं, वो कैसे परसीव करते हैं? किसी व्यक्ति का एक रिपीटिशन है, क्या है? फैक्ट है। हाँ सर। क्यों? उसकी ख्याति दिखती है? नहीं सर, बट उसका ये है
एसेट्स मान सकते हैं क्या, जैसे इंटेंशन हो गया, गुडविल हो गया सर, ये सब तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट की क्लास यहाँ मर्ज नहीं कीजिए, तो उसको एसेट मान लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, डिफिनेशन आपकी ज़बान में होना चाहिए, उससे इंटरप्रिटेशन में तो आपको फायदा होगा ही होगा। इंटरव्यू में कई बार पूछता है, आप ये सोच के अगर जान रहे हैं कि अगर हमसे नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछेगा और आपके ही सवालों जवाब से नया सवाल निकालेगा। सर तो डेफिनेशन थ्रो होते हैं, एनीथिंग व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, ऐसे ही कुछ था, अब याद नहीं आ रहा। आप लोग के पास से जरा एक बार देखिए तो क्या है, तथ्य से प्रेत है कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यही है ना। Anything is state of things or relation of things capable of being perceived by senses. Second, any mental condition of which any person is conscious. अबे फैक्ट जो आप दे रहे हैं, वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, तो आप तो कुछ तो बोलेंगे। आपने कहा ये फैक्ट है, आपने कोई वस्तु दी ये फैक्ट है, कोर्ट में भी आपको मटेरियल दे रहे हैं वो फैक्ट है? इस फैक्ट पे एक फाइंडिंग आएगी, दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से फैक्ट देंगे, उस फैक्ट पे फाइंडिंग आएगी। ये कोर्ट का निष्कर्ष है। इस फैक्ट पे जो लॉ अप्लाइड होगा, लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जो प्रोविजंस अप्लाइड होंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे इसको डिसीजन। बात समझ रहे हैं आप? जब ये डिसीजन बन गया तो जजमेंट में क्या चीज होनी चाहिए? अभी चूंकि सीपीसी की क्लास हमने ली नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है। देखिएगा वहां एक ऑर्डर 20 है, उसका रूल 4 है, वो कहता है किसी भी जजमेंट में 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, कॉन्साइज फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी है आपका केस उसका संक्षिप्त विवरण। दूसरा, पॉइंट्स टू बी डिटर्मिनेशन, किस बात पे एक निर्णय देना है। तीसरी, डिसीजन, एंड फोर्थ, रीजन फॉर डिसीजन। बात समझ में आ रही? तब जाके जजमेंट बनेगा। अगर हम जजमेंट की परिभाषा देखते हैं, वहां क्या लिखता है? स्टेटमेंट बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ किसका? ऑर्डर और डिग्री। यानी जजमेंट कौन देगा? जज। इसलिए उसे साफ लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स देना है ना। यहाँ कोर्ट में क्या है? रीजन फॉर डिसीजन, किस वजह से आप ये डिसीजन दे रहे हैं, तो रीजन फॉर डिसीजन, तो वो ग्राउंड्स देगा। किस चीज का ग्राउंड? सेकंड क्या था? पॉइंट्स टू बी डिटरमिन्ड। ये किस ग्राउंड पे डिसीजन देगा? हमने कहा कि ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर और डिग्री, यानी जजमेंट डिग्री है या जजमेंट ऑर्डर है, क्या है? जब ये ग्राउंड्स दे रहा ऑर्डर या डिग्री का, तो इसका मतलब क्या है? पहले डिग्री आएगी कि पहले जजमेंट आएगा? ठीक है, पहले जजमेंट आता है, उसके अनुरूप डिग्री तैयार की जाती है। ऐसे ही क्या ऑर्डर 6 में है, अब सब रूल 6 में है।
खाली जजमेंट आएगा, उसके अनुरूप डिग्री तैयार की जाती है। तो डिग्री तैयार करने में समय लगेगा, तो डिग्री पे कौन सी तारीख पड़ेगी, जजमेंट वाली या डिग्री वाली? कौन वाली? कॉमन सेंस क्या कहता है बताइए? किसकी तारीख पड़नी चाहिए, जजमेंट वाली या डिग्री वाली? दीक्षा कस के बोलिए। जजमेंट की, क्योंकि देखिए जजमेंट के अनुरूप डिग्री तैयार हो रही है, इसलिए जिस तारीख को जजमेंट आया है उस तारीख की तारीख पड़ेगी डिग्री पे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जजमेंट आ चुका है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिग्री तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और ये ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन है विच इज नॉट डिग्री। ये कैसी का फॉर्मल एक्सप्रेशन है? इसका। और साफ कहता है डिग्री नहीं है, यानी ऑर्डर और डिग्री में फर्क है। हम लोग सीपीसी की क्लास में इसको और इलोबरेट करके पढ़ेंगे। अभी आपके जस्ट पॉइंट इधर चला जाए क्योंकि उन सभी चीज़ों का जिक्र आएगा अभी हम सीपीसी क्लास में लंबी डिस्कशन करेंगे इसमें। यहाँ तक समझ गया? और डिग्री क्या है? फाइनल ऑर्डर। ऐसा तो कहीं नहीं है। जब ऑर्डर ही डिग्री बन जाएगा तो क्यों लिखेगा? हमने अभी क्या कहा ऑर्डर की परिभाषा देते हुए? विद द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन व्हिच इज नॉट डिग्री। तो डिग्री फाइनल ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्योंकि साफ ही हमने कह दिया कि वो डिग्री नहीं है। समझ रहे? तो ऑर्डर ये डिग्री है क्या? कि उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 की सबसेक्शन 2 में क्या कहता है? ये फॉर्मल एडजुडिकेशन है डिग्री, न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। फॉर्मल एडजुडिकेशन। अब देखिए एक नया शब्द आगे, एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय। इसलिए हमने कहा था कि जो निर्णय हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली डिग्री तैयार होती है। और ये क्या करती है डिग्री? आप कोर्ट गए हैं तो कुछ मैटर होगा, उस मैटर में कुछ पॉइंट्स से भी डिटर्मिनेशन होगा, जैसे कि वाली चीज़ थी। हो सकता है कि उस सारे मैटर पे जजमेंट दे दिया जाए, हो सकता है कि कुछ भी दिया जाए और बाकी पे छोड़ दिया जाए, ये हो सकता है। इसी वजह से डिग्री दो तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। फाइनल ऑर्डर नहीं कहेगा उसको। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। नहीं क्लियर है तो एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा घर से। ये शब्द आपको ऐसे भी जानना है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी जानना है, क्योंकि अगर इन्होंने कहा कि सर ये डिग्री सिविल मामले में आती है, जजमेंट क्रिमिनल मामले में, जजमेंट सिविल मामले में नहीं आता है। इस तरह का कोई डिमार्केशन नहीं है, सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, लेजिस्लेचर से किस वजह से उसने सीपीसी को नहीं इंक्लूड किया वो बेटर वही बता सकते हैं। जो लास्ट उन्होंने लिखा था कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो दिए गए हैं उनसे ले लेंगे, तो हम तो सीपीसी से ले रहे हैं ना, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। कहाँ से लेके इन सब का डेफिनेशन। ठीक, अब देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट, सेक्शन 34 to 38।
एक जमीन का टुकड़ा है, एक कहता है कि हम उसके मालिक हैं, बी कहता है कि हम उसके मालिक हैं। ये फैक्टिंग इशू क्या है, किस चीज के कंसर्निंग, कि उसका ऑनर कौन? कौन है। जजमेंट आ जाता है कि ये उसका ऑनर है। दो साल बाद इसी जमीन के टुकड़े पर एक कहता है कि हम उसके मालिक हैं, बी कहता है कि हम उसके मालिक हैं। जजमेंट पहले आया हुआ है, इसमें क्या चीज है बताइए, कौन से पार्टीज एक हैं, पार्टी सेम है, इनके बीच विवाद एक है, पहला जजमेंट दूसरा जजमेंट आएगा कि नहीं हम नहीं बात करें, तो हम किसको लिखेंगे, फर्स्ट केस सेकेंड केस, ये दो केसेस हो गए। पार्टीज सेम है, जहां कंफ्यूजन है पूछिए ना, पार्टी सेम है, पार्टी मतलब इसमें एक प्लेंटिफ होगा एक डिफेंडेंट होगा, तो ए अगर प्लेंटिफ है तो बी डिफेंडेंट है, किसके पक्ष में जजमेंट आया है, ए के पक्ष में। सेकंड केस हो रहा है, उसमें प्लेंटिफ कौन है, राइट, जो प्लेंट दाखिल करता है उसको प्लेंट, जो बदला है, बट पार्टीज एक है ना, तो सेम पार्टीज है, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है। पिछली बार किस लिए लाए थे, ओनरशिप के इशू बना के, इस बार किस वजह से ला रहे हैं, ओनरशिप का इशू बना के, तो पार्टी सेम, दूसरा सेम टाइटल, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम, इस केस में इन दोनों की बात सुनी गई थी, दोनों पक्ष की बात सुनेंगे, तो heard and finally decided। पांचवा, कोर्ट कॉम्पिटेंट था सुनने के लिए, चलिए अगर मान लेते हैं तो कॉम्पिटेंट कोर्ट भी है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या समझते हैं, कोर्ट कब कॉम्पिटेंट होता है, देखिए कॉम्पिटेंसी इज इक्विवेलेंट टू जुरिसडिक्शन, प्रत्येक मामले में सभी कोर्ट सभी चीजें नहीं सुन सकता है, और जुरिसडिक्शन कितने प्रकार का होता है, एक पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, धन संबंधी अधिकारिता, कि इतने संबंध मामलों का ही वो कोर्ट सुनेगा। दूसरा सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, मतलब अगर विवाह संबंधी मामला है तो कौन सुनेगा, सब तो नहीं सुनेगा, तो वो उसका सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन हुआ। थर्ड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब जिस क्षेत्राधिकार में आपका मामला बनता है, अगर आपका मामला पटना का है तो आप इसको दिल्ली में नहीं ना फाइल कर सकते, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। और अपीलेट जुरिसडिक्शन, क्या सभी कोर्ट अपील सुनते हैं, अपीलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल अपीलेट जुरिसडिक्शन, ये इस तरह के जुरिसडिक्शन होते हैं। तो अगर कोर्ट ने अपने जुरिसडिक्शन में इसको फैसला दिया है, तो फर्स्ट टाइम भी वही कर रहा था, सेकेंड टाइम भी वही कर रहा है, तो इससे कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। एक बार जब आप डिसाइड कर लिए, आप लोग कुछ किसी से नहीं पता है, अभी हम एक रेस जुडिकेटर है, और एक प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटर, दोनों में क्या फर्क है,
सर रेस जुडिकाटा का तो मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड है हाँ। कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। ये 6 कंडीशन फुलफिल होना हाँ दैट कंडीशन मस्ट चाहिए। ये जो होने इसी के लिए उसी की भूमिका हाँ। दे रहे थे वहाँ। ये 6 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। उसका मतलब ये है कि देखिए वो रेस जुडिकाटा कहाँ है, तो ये है आपको सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। और प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कहाँ है। इसका सिंपल इतना मतलब है कि रेस जुडिकाटा के पीछे प्रिंसिपल क्या है, हम इस तरह का प्रिंसिपल क्यों दे रहे हैं। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस। अच्छा मैगजीन 3 मैगजीन। की बात करें, हाँ। नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। और 2 और या it is the interest of the state that it is the interest of the state that there should be an end to litigation। इसका मतलब क्या हुआ, यह राज्य के हित में है कि लिटिगेशन का अंत। और तीसरा, judicial decision must be accepted as correct। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं और इसी प्रिंसिपल्स पे रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 भी है। इसी प्रिंसिपल पे सेक्शन 300 ऑफ इसका सीआरपीसी भी है। और इसी प्रिंसिपल पर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा प्रिंसिपल दिया गया, कारण है इसका। देखिए कोर्ट का समय बहुत कीमती होता है। अगर आप एक ही मुद्दे को बार बार कोर्ट में लेके आएंगे तो बाकी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा, जब एक बार डिसीजन आ गया तो अब आपके पास क्या दोबारा सुनने के लिए है। ये तीनों प्रिंसिपल किस चीज के लिए मना कर रहे थे, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। किसी भी एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए किसी व्यक्ति को बार बार परेशान नहीं करना, क्योंकि न्यायालय की आदेशिका आएगी ना आपके पास, आप उसके कंसर्निंग कोर्ट जाएंगे तो आप परेशान होंगे। पहले भी परेशान होकर जजमेंट मिला था, अब फिर वापस जाएंगे फिर परेशान होंगे। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अब ये सारे आर्टिकल ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया इसने। और ये 20 का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, इसकी पावर फंडामेंटल राइट की तरह है। इसलिए कोर्ट इसको ग्रांट करने से इनकार, कोर्ट स्टेट है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में मिला हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट में। यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर कैसे आएगा। आ गया तो अब एविडेंस एक्ट में इसकी रिलेवेंसी क्या है, क्योंकि कोर्ट में आपको क्या प्रस्तुत करना होता है, एविडेंस। अब आपको इस मामले में बताइए कि ये पहला केस में इसके पक्ष में जजमेंट आ गया, दूसरा केस में ये फाइल करेगा कि नहीं। सेम कोर्ट है सर, सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट है। कर सकते सर अगर मैटर सारा सेम है जो फॉल कर रहा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा का, तो फिर हमको नहीं लगता क्या होगा। आपको नहीं लगता है जैसा क्या बात है। हमने क्या सवाल पूछा, देखिए 2 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लोग कंफ्यूज नहीं रहते हैं। केस फाइल करना, फाइल के बाद
केस की सुनवाई करना, केस पे कॉग्निजेंस लेना, ट्रायल करना, ये सभी स्टेजेस हैं। हमने पहला सवाल आपसे पूछा, क्या ये मिस्टर ए या बी इस केस को फाइल कर सकते हैं? यस सर। कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगी? डिपेंड कर कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? संज्ञान। संज्ञान में। हाँ तो ठीक है, कॉग्निजेंस हिंदी में संज्ञान, क्या मतलब होता है कॉग्निजेंस का? कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, आप लोग अक्सर सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या हुआ? उस दिन रेलेवेंट सेक्शन होता है उसमें सर। कॉग्निजेंस पे बहस भी होती है सर? यस। क्यों बहस करने की जरूरत पड़ती है? तो कोर्ट उसमें क्या करती है? कॉग्निजेंस लेना, नोटिस लेना दोनों अलग चीजें हैं। कॉग्निजेंस लिया कोर्ट, इसका मतलब क्या है? अब उसी सेक्शन पे केस चलेगा। ये कोई मतलब नहीं है, सेक्शन तो बदल जाते हैं बाद में भी। जब कोर्ट किसी मैटर पे अपना जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करता है, उसको कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। किस मैटर पे जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करेगा? अगर क्रिमिनल मामला देखा जाए तो कॉग्निजेंस किसके आधार पे लिया जाता है? कहाँ है कॉग्निजेंस लेने का प्रोविजन? 190 CRPC, सॉरी। हाँ सही है, गलत नहीं है। क्या क्या आधार है? फिर बोलिएगा कि बोलो भारतीय नागरिक से। वो 1 जुलाई के बाद। पहला है क्या है, आप FIR करते हैं, FIR नहीं लिया तो तो सर फिर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। स्पीड पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पोस्ट आप पोस्ट से भेजते हैं किसको? पुलिस स्टेशन और एसपी को सर। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सेकंड वाला किसको बोले? एसपी को सर। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहले पुलिस स्टेशन को फिर भेजते हैं और एक एसपी को भेजते हैं। ठीक है, SP लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन गए ही थे, उसने FIR लेने से इनकार किया ना, तो आप क्या करते हैं? SP क्या करेंगे? वो या तो खुद ये करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, नहीं तो वो किसी को अपॉइंट करेगा और वो अपने अंडर ये भी काम नहीं किया उसने। तो फिर हाँ? कोर्ट आएगा सर। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक आंसर हम सुने थे कि हम लोग मैंडेमस भी, रिट ऑफ मैंडेमस भी वो तो कर फिर सकते दूसरी हैं। मैडम जबरदस्ती किसी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है, तो उसमें मैडमस कैसे? आपके पास कोर्ट में रेमेडी ऑल दी है ना, आप जानते हैं ना कि रिट तभी इशू होगा जब रेमेडी आपके पास नहीं होगी, अल्टरनेटिव रेमेडी होने पे रिट नहीं इशू होगा। अल्टरनेटिव रेमेडी क्या है? थाने गए, थाने ने FIR लेने से इनकार कर दिया, SP को लेके SP साहब सो गए। अब मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास क्या करेंगे? आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तब ना, हम तो ये पूछ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, कंप्लेंट करेंगे मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट यानी हमारे पास क्या हुआ, चलिए अब दोनों बातें हो गई, पुलिस ने FIR भी ले लिया, आप मजिस्ट्रेट के पास आए, उसने कंप्लेंट भी फाइल कर दिया, मजिस्ट्रेट के सामने घटना घटी थी, मजिस्ट्रेट सोमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है? नहीं ले सकता है, नहीं लेता है। अच्छा 1 मिनट खाली फॉर टाइमिंग, 190 CRPC निकालिए। क्या है बताइए तो, कॉग्निजेंस के कितने ग्राउंड्स हैं? किन किन आधारों पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, और कौन मजिस्ट्रेट? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कौन मजिस्ट्रेट? कि CGM साहब? क्या लिखा है वहाँ? पहला, The subject of provision of this chapter, any magistrate of the first class
and any magistrate of the second class especially empowered in the behalf of under section 2 may take cognizance of any offence किस आधार पे? upon receiving a complaint of fact which constitutes such offence, upon a police report of such fact, upon information received from any person other than a police officer, or upon his knowledge that such offence has been committed. ये जो लास्ट है, upon such knowledge that such offence has been committed, ये किसके बारे में कहा? सो मुद्दों के बारे ले सकता है? में स्टेट खुद भी ले सकता है। उसके बाद हम लोग उसके बाद में चर्चा करेंगे, जिस वक्त हम भारतीय नागरिक सूचना संहिता देखेंगे कि वो उसकी प्रक्रिया क्या है। अभी यहाँ समझ लीजिए कि आपके पास अब ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस किस चीज़ पे लेगा। वहाँ लिखा रहेगा FIR, उसके बाद लिखा रहेगा पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद अगर कोई और कंफ्यूजन करने वाला रहा तो ऐसा नहीं लिखेगा, लेकिन अगर हम आपसे पूछे तीसरा लिखा रहा है चार्जशीट, और फोर्थ में लिखा रहा है B और C बोथ, और फिफ्थ में लिखा रहा है नन ऑफ दिस, क्या आंसर है? अभी तो आप लोगों ने पढ़ा, B और C भी है। B और C कहाँ से हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा ना। उसने पहली बात FIR पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। कॉग्निजेंस क्या चीज पे लेगा? कंप्लेंट पे। FIR का नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइनल फॉर्म्स उसके बाद क्या होती है? आपने FIR लॉन्च कर दी, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या करेगी? फाइनल फॉर्म फाइनल रिपोर्ट होता है। नहीं, फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली, फाइनल रिपोर्ट में तो सबको बरी कर देता है। पुलिस रिपोर्ट कहते हैं उसको, जो पुलिस आम बोलचाल की भाषा में उसको चार्जशीट कहती है। इसलिए हमने दोनों चीज कहा, आपको हमेशा लेजिस्लेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो कॉग्निजेंस क्या चीज पे लिया जाएगा? चार्जशीट पे कि पुलिस रिपोर्ट पे? पुलिस रिपोर्ट पे। पुलिस रिपोर्ट पे। तो FIR पे नहीं लिया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, सीधे FIR पे टिक लगा देता है, FIR पे कॉग्निजेंस नहीं होता। कंप्लेंट पे होता है। होता है और सर ऑप्शन में पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट तक। हाँ भी वही तुम बोले, पुलिस तो आपको पुलिस रिपोर्ट लिखना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास उसके लिए कोरोबोरेटिव एविडेंसेस है ना, कि आप 190 खोल के दिखला देंगे, तो वहाँ चार्जशीट जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक क्लियर? क्या बता रहे थे, कहाँ चले जाते हैं? हाँ? जो आपका हम लोग का करना, हाँ हमने पूछा कि ये केस फाइल होगी, यस सर। कोर्ट ट्रायल करेगा, नहीं कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस ले लेगा। बताया जाए पहले हियरिंग हुआ किसे लेगा? हाँ बताना तो पड़ेगा ना, कोर्ट को थोड़ी पता है, बताना पड़ेगा। नहीं। और चलिए बता दिया गया, बता दिया तो नहीं लेगा। नहीं लेगा। और अगर कॉग्निजेंस ले लिया और ट्रायल शुरू कर दिया, तब जिस स्टेज में बताया जाएगा वहाँ से उसको बंद कर देगा। क्या करेंगे? प्रोसीजर क्या है? फिर नोटिस हुआ ना सर, एडमिट हो गया तो नोटिस होगा। किसको नोटिस होगा? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट आएगा तो बताएगा कि तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जाएगा। उसको प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जाएगा। चलिए उसके बावजूद उसने नहीं सुना तो नहीं सुना करना इसलिए ऑर्डर के खिलाफ फिर हम जाएंगे ऊपर कोर्ट में। ये लंबी प्रक्रिया चलेगी ना। सर यानी आप समझ रहे हैं ना कि एक मिस्टेक से कहाँ तक बात जा रही है। अब इसी वजह से जो सेक्शन आपका 34 to 38 का प्रोविजन दिया गया है, अब उसको देखिए। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट व्हेन रेलेवेंट, प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? 34 to 38। 34 to 38। पुराने वाले में 40 से 44।
क्या लिखा है? Previous judgments relevant to bar a second suit or trial. क्या कहता है? The existence of any judgment, order or decree. अब इन सभी शब्दों से वाकिफ है ना? तीनों एक चीज नहीं है. The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. अभी आपने जो कहा था ना उनको बताया जाएगा, तो बताने में प्रश्न क्या उठेगा कि क्या इस कोर्ट को इस सूट का या ये क्या कहते हैं ट्रायल करना है या कॉग्निजेंस लेनी है. ये प्रश्न उसी वक्त न उठेगा. तो वैसी स्थिति में ये रेलेवेंट है. कौन सा रेलेवेंट है? प्रीवियस जजमेंट, जो पहले आ चुका जजमेंट है. पहले आ चुका जजमेंट का क्या मतलब है? मान लीजिए दोनों सूट फाइल है, अब बाद वाले का पहले जजमेंट आ गया, तो मेरे सवाल को समझ रहे हैं? उन दोनों ने सूट फाइल किया था, दो केसेस हुए थे, बाद वाले का पहले जजमेंट आ गया और सेकंड वाले को बार कर दें, फिर मतलब पहले वाले को बार कर दें. नहीं समझ रहे? हाँ ठीक है सर. किसको कहेंगे फॉर्मर सूट? That which is already decided by the competent शायद court. होगा सर, वही फर्स्ट माना जाएगा। हाँ यस, हाँ तो तो वही फर्स्ट होगा, चाहे वो बाद में फाइल किया गया हो या पहले फाइल किया हो. हम्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो जजमेंट की रिलेवेंसी का पहला जो आपका प्रोविजन है सेक्शन 34 वो यही बताता है कि अगर कोई जजमेंट पहले आ चुका है, जजमेंट डिक्री या ऑर्डर, तो वो सेकंड सूट को बार करता है. किस चीज़ के लिए? ट्रायल करने के लिए. आप नो कोर्ट साइड ट्रायल. सर सेकेंड सूट और ट्रायल लिखा हुआ, तो बार कर रहा है सेकेंड सूट को भी और ट्रायल को भी. और लिखा है ना, जिस हाँ? वक्त रेस जुडिकेट आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विथ ट्रायल एनी सूट और इशू. सेकेंड सूट आपको इंस्टीट्यूशन के लिए कहीं बार नहीं. आप इसलिए हमने कहा कि फाइल करेगा कि नहीं करेगा. जब तक वो फाइल नहीं करेगा सेकेंड सूट एग्जिस्टेंस में आएगा कहां से? मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो आया इसी वजह से कि सेकेंड सूट फाइल हुआ है और वहां बार नहीं. आप इंस्टीट्यूट कर दीजिए. हम ट्रायल नहीं करने देंगे आपको, ना कॉग्निजेंस लेने देंगे. ऐसा है. पढ़िए आराम से फिर से. The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit. Cognizance कब लेंगे आप? जब उस पर जुडिशियल में इस्तेमाल करेंगे. तो वैसे स्थिति में और उसके बाद फिर ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल किस स्टेज में जाकर ट्रायल बनता है? इनिशियल फेज में। वैसी स्थिति में और क्रिमिनल मामलों में जब चार्ज, तो वहां से हम उसको मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते. तो ये इंपॉर्टेंट है या ऐसे ही है? क्या इम्पोर्टेंट है नहीं समझा. इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट की. जब जजमेंट की चर्चा हो रही है तो एक चीज और समझ लीजिए. जजमेंट दो तरीके का होता है. एक होता है जजमेंट इन रिंग पर्सन.
इसको कहते हैं सर्वबंधी निर्णय। व्यक्तिबंधी निर्णय। कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में किसी ने केस किया तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा? दो व्यक्तियों के, दो पर्सन के बीच। उनका कोई जजमेंट अगर आता है तो वो सारे संसार पे लागू होगा या सिर्फ इन दो व्यक्तियों के बीच, दो जजमेंट पार्टीज के बीच लागू? तो उसके कंसर्निंग जिस जजमेंट आएगी वो कैसा जजमेंट होगा? जजमेंट इन पर्सनम है या जजमेंट इन रेम है? जजमेंट इन पर्सनम। जजमेंट इन रेम क्या हो गया? हमारा अपनी वाइफ के साथ तलाक हो गया तो डिवोर्स की डिग्री आएगी। जैसे डिवोर्स की डिग्री आएगी हम दोनों अविवाहित हो जाएंगे फिर से। तो ये अविवाहित हम अपनी वाइफ के कंसर्निंग सिर्फ हैं या पूरे संसार के प्रति? वो तो बात की बात है ये हम करेंगे ना करेंगे। तो ये किस तरीके की बात है? ये सर्वबंधी निर्णय। एक व्यक्ति है जो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट से उसको जजमेंट आती है कि इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो चुका है। तो वो उस व्यक्ति पे सिर्फ निर्भर करता है या सारे संसार के प्रति इंसॉल्वेंट हो गया है या उस बैंक के प्रति सिर्फ इंसॉल्वेंट है? हाँ? एक विल होती है, विल समझते हैं, वसीयत, और एक प्रोवेट होता है। क्या फर्क है इन दोनों में? विल को करवाया जाता है, जरूरी है। हमें दो बातें बताइए, ठीक है, कुछ चीजें जान लीजिए आप। ये कॉन्सेप्ट सबके पास है कि विल को प्रोवेट करवाया जाता है। विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं? हम वसीयत लिख रहे हैं तो हमको जाना है रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहाँ जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करेंगे, उसके स्टैम्प ही देंगे, अपना फोटो खिंचवाएंगे, फिंगरप्रिंट बताएंगे, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, तब उसके बाद मेरा वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम विल लिख रहे हैं, ये कंपलसरी है? विल लिखना कंपलसरी नहीं, विल का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। चलिए हमने रजिस्टर्ड विल लिखा, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने का मतलब हमने बताया रजिस्ट्री ऑफिस में जो फॉर्मेलिटीज है उसको हमने पूरा किया और विल रजिस्टर्ड हो चुका है। कंपलसरी नहीं था, हमने ऑप्ट करके रजिस्ट्रेशन करवाया। जब ये रजिस्टर्ड हो गया, हमने इसमें किसी भी एग्जीक्यूटर को नियुक्त नहीं किया। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो एग्जीक्यूट कर रहा है विल कब एग्जीक्यूट होगी? After मेरे गुजरने the के death बाद? of person. यस, हाँ। जिसने विल किया उसके गुजरने के बाद तो कोई व्यक्ति होगा ना जो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। हमने एग्जीक्यूटर नहीं नियुक्त किया। एक कंडीशन ये है कि नो एग्जीक्यूटर। दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूटर है। समझ लीजिए ताकि कल कोई सलाह दे आपको तो बताइए कि ये कंडीशन है। जहां एग्जीक्यूटर है आपके विल में वहां प्रोवाइड करवाना कंपल्सरी। जहां एग्जीक्यूटर नहीं है और विल रजिस्टर्ड है वहां प्रोवाइड कराने की आवश्यकता नहीं।
क्या होगा वही तो बता रहे हैं। पहले इतना समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। जी। एग्जीक्यूटिव मतलब वो हुआ कि जब मेरे गुजरने के बाद ये संपत्ति किसको किसको जाएगी, उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा। उसके लीगल हेयर्स नहीं, लीगल हेयर हम सारे लीगल हेयर को नहीं दिए, हमने राह चलते रिक्शा वाले को अपनी प्रॉपर्टी लिख दी। लीगल हेयर खड़ा हो जाएंगे उसके अगेंस्ट में, रिक्शा वाले को कैसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो एग्जीक्यूटर रिक्शा वाले को मेरी प्रॉपर्टी दिलवाएगा। तो एग्जीक्यूटर कौन है, जुडिशियल बॉडी है या नहीं, जुडिशियल बॉडी हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं, एनी पर्सन? हम आपको भी नियुक्त कर सकते हैं, हम किसी एडवोकेट को नियुक्त कर सकते हैं, हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में होता है जो आपका वो कहे ना, वो ऑर्डर क्या कहते हैं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसके बाद फाइल करते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो हम लोग थोड़ा सा जिस वक्त देखेंगे ना हिंदू सक्सेशन है वहाँ देखेंगे। अभी क्रिया इतना समझ गए। तो पहली बात प्रोबेट कंपल्सरी है और किस कंडीशन में है, When executor is appointed, then probate. अगर नहीं है और विल रजिस्टर्ड है Then no need of प्रोबेट। ये प्रोबेट कोर्ट कौन सा होता है? अच्छा, इसके होने से क्या होगा, हमने विल किया और हम गुजर गए, तो कोई जिसको भी पक्ष में विल किया उसकी उसके साथ क्या घटना घटी? चैलेंज करने वाला आएगा सर। नहीं, उसके साथ घटना क्या जिसके पक्ष में हमने किया, उसका लीगल कैरेक्टर चेंज हो गया। जी। मेरी सारी संपत्ति उसको बिना किसी हिंड्रेंस के मिल गई, मतलब उसके अपने एफर्ट के बिना उसको मिल गई, उसका लीगल स्टेटस चेंज हो गया। ये लीगल स्टेटस किस तारीख से चेंज होगा? सर्टिफिकेट नहीं, डेट के बाद, लेकिन सर्टिफिकेट भी मिलना जरूरी है। फिर कंफ्यूजन आप लोगों को। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा सर? कोर्ट से। किस कोर्ट से? प्रोबेट। प्रोबेट कोर्ट से। जी सर। प्रोबेट कोर्ट हम कब जाएंगे? जब डेट हो जाएगी, विल करने वाले का देखने के बाद। हमने अभी क्या कहा था, प्रोबेट कब कंपल्सरी? जब वो एग्जीक्यूटर नियुक्त किया गया है, तब ना एग्जीक्यूटर नियुक्त नहीं और वेल रजिस्टर्ड, यानी नियुक्त नहीं। तो जाने की जरूरत नहीं है। इस फर्क को समझिए, और बहुत कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधी समझिए कि हम प्रोबेट करवा रहे हैं। हम तो आपको फर्क बता दिए कि प्रोबेट कंपल्सरी नहीं होता है सर्टेन कंडीशन। ठीक है, आइए अब एक रह गया, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट समझते हैं, नवाधिकरण न्यायालय। एडमिरल कहाँ नियुक्त होता है? हवाई जहाज पे कि समुद्र में चलने वाले मैरीन शिप पे? नौसेना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट क्या सी मैटर देखेगी? वही सर, समुद्र के संबंध में जो विवाद होंगे उसको निपटारा। किस तरह का विवाद हो सकता है? समुद्र में सिविल क्रिमिनल मैरीन शिप चल रही है, उसमें किस तरीके का विवाद हो सकता है? समुद्री डाकू आके लूट लिया, क्रिमिनल सिविल दोनों होगा, कौन देखेगा इसको? उसके लिए एक जज नियुक्त होते हैं सर, और उसी जुडिक्शन में रहता है, जैसे मुंबई वगैरह में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मरीन लॉ शायद। ठीक है, मैरीन लॉ भी है उसके लिए। कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट देखिए, अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमने अभी किस किस चीज का एग्जाम्पल दिया आपको? बैंक्रप्सी का, मैट्रिमोनियल का, प्रोबेट का और एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये चार चीजें हैं। इस चारों कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आता है वो जजमेंट इन, ये सारे विश्व पे लागू होता है, सारे विश्व के अगेंस्ट में लागू होता है। यही चार कोर्ट है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना होगा। कौन कौन कोर्ट? बैंक्रप्सी, प्रोबेट और नौसेना और मेरा शादी जो करवा रहे थे परिवार में। मैट्रिमोनियल को, समझ गया? ये चार कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आएगा
वो जजमेंट इन रेम। यानी दो तरह की बात होगी ना, एक तो जजमेंट इन रेम होगी, दूसरा जजमेंट इन पर्सोनम होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जजमेंट इन रेम, क्योंकि सारे विश्व के प्रति अगेंस्ट में लागू हो रहा है। अब आप बताइए, आइए देखिए सर Section, इसमें हाँ। भी हम पूछ रहे हैं सर सर्च फाइंड एग्जीक्यूटर। अच्छा इसलिए बोल के बहुत कंफ्यूजन है। देखिए होता है क्या ना, सर जैसे क्योंकि मेरे will- पापा हमको बिल लिख दिए तो उसको प्रोवाइड करवाना है उसमें देखना पड़ेगा कि उस क्लॉजेस में एग्जीक्यूटर नहीं होता कि नहीं। एग्जीक्यूटर मतलब जैसे कौन उनके जाने के बाद हाँ। वो संपत्ति आपको दिलवाएगा। कोई एक व्यक्ति होगा ना जिसकी जानकारी में ये विल होगी। अगर कोई नहीं होगा तो फिर नहीं होता है। नहीं, एग्जीक्यूटर नियुक्त नहीं हुआ है तो प्रोबेट की नेसेसिटी नहीं है। जैसे कि विल के रजिस्ट्रेशन की नेसेसिटी नहीं थी, ये तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आता है ना। उसी तरह आप प्रोबेट में जा सकते हैं बट नेसेसिटी नहीं। बात को समझ रहे हैं? नेसेसिटी तभी होगी, जो उसका लीगल कंपल्सन तभी होगा जब उसमें एग्जीक्यूटर नियुक्त है विल में। सर ये 4 कोड कौन कौन थे सर एक बार? हाँ वही चर्चा कर रहे हैं सर, बस आ ही रहे हैं आपके टॉपिक। देखिए सेक्शन 35 पहली बात क्या कहता है, ए फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द एक्सरसाइज ऑफ, क्या कर रहा है? देखिए वो चारों कोर्ट वही है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। बात समझ में आ रही है? Which confirms upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specified thing, not as against any specified person। ये जो लिख दिया ना, not as against any specified person, but absolutely, इसका मतलब क्या हुआ? किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में नहीं है, ये पूरे संसार के विरुद्ध ये जजमेंट लागू हो जाएगा। इस सेक्शन से आपको और चारों कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को याद रखना है कि किस कोर्ट के जजमेंट से जजमेंट इन रेम क्रिएट होता है। दूसरा, उसने और कुछ लिखा है, देखिए यहाँ पढ़िए, ये फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट का क्या मतलब होता है? जजमेंट कब फाइनल होता है? जब उसका अपील फाइल करने का समय समाप्त हो। एक तो ये कंडीशन है कि जब उसके अपील, पहली बात समझ लीजिए कि अपील का जो राइट है वो स्टैट्यूटरी के द्वारा दिया गया राइट है। आप प्रत्येक जजमेंट के अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकते। जहां आपको ये राइट मिला है अपील का, आप वहीं वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास अपील का राइट है और आपने एक्सरसाइज नहीं किया और लिमिटेशन पीरियड आ गया, अब आप अपील में नहीं जाएंगे। लिमिटेशन लगने के बाद अपील में नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो जजमेंट फाइनल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आप अपील में गए और जजमेंट रिवर्स कर दिया तो अपीलेट कोर्ट का जजमेंट फाइनल हो जाता है। या तीसरी कंडीशन यह है कि अपील में गए और उसने इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया तो भी जजमेंट फाइनल हो जाएगा। अब एक मजेदार सवाल ये है कि मान लीजिए ये हम एक कोई जजमेंट है, जजमेंट इसके अगेंस्ट में हम अपील में गए और इसने इस जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया। ओके, ये मान लीजिए ट्रिब्यूनल है, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है और इसमें ये व्यवस्था है कि इसके आगे आप अपील में नहीं जा सकते।
ऑल दैन सस्पेंड। तो अपील में नहीं जा सकते हैं तो रीट में आप चले गए। रीट में जब आप गए, रीट में कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया। इतना सीन समझ गए? तो अब हमें बताइए कि अभी कौन सा जजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। डिसाइड हो गया। एक जजमेंट यहाँ आया था, एक जजमेंट यहाँ आया और एक जजमेंट यहाँ आया। तीन जजमेंट है ना? पहले वाले जजमेंट को अपील ट्रिब्यूनल ने सेटिस्फाइड कर दिया। अपील ट्रिब्यूनल के जजमेंट को हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। तो फर्स्ट वाला जजमेंट फर्स्ट वाला रह जाएगा। धन्यवाद सर, आप लोग के यही कॉन्सेप्ट की वजह से जजमेंट लोगों को नहीं मिलता है। एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जी। इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए क्या कहता है कि जब इसके अगेंस्ट में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में कहें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट आया और उसने सेट डिसाइड कर दिया तो इसका तो पहले ही एग्जिस्टेंस समाप्त है। ये तो एग्जिस्टेंस को उसी ने समाप्त कर दिया था। तो जिस तारीख से इसने एग्जिस्टेंस समाप्त किया है उसी तारीख से इसका एग्जिस्टेंस समाप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि सुपीरियर कोर्ट के जजमेंट में इन्फीरियर कोर्ट के जजमेंट का मर्जर हो जाता है, वो उसमें मर्ज कर जाता है। तो जब मर्ज कर गया तो क्या दो एग्जिस्टेंस जजमेंट है? नहीं है। अब अपीलेट कोर्ट वाला जजमेंट है और इस अपीलेट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। अब कौन सा जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये नहीं जिंदा हो जाएगा। समझ गए? हाँ। ये इसी वजह से प्रिंसिपल दिया गया है। और ये मिस्टेक करेंगे तो लोगों को जस्टिस कैसे देंगे? नहीं, बाकी नहीं रहा। हमने क्या कहा? इसमें लिखा क्या है? ए फाइनल जजमेंट। तो फाइनल जजमेंट कब आएगा? ये इसी स्टेज से गुजरते हुए ना कोई फाइनल जजमेंट आएगी। इसका मतलब कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि अगर इसने कर दिया तो ये फिर से जीवित हो गया। बहुत लोग कंफ्यूजन, इसलिए उसने साफ कहा डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जिंग के मर्जर के अकॉर्डिंग। अपील जिस वक्त अपील वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे। सर लेकिन इस अखबार में आता है कि निचली अदालत को निर्णय को बरकरार रखा गया। तो उस जजमेंट में होगा। हमने आपको क्या कहा कि एक मिनट, हमने फाइनल जजमेंट की कंसर्निंग कौन सी तीन बातें बताई कि कैसे फाइनल होगा? लिमिटेशन पीरियड इफ एक्सपायर। हाँ। दूसरा ये क्या बोलता है, अपीलेट कोर्ट रिवर्स बैक कर दे उसके डिसीजन को। हाँ। और तीसरा है कि लोअर कोर्ट जो भी डिसीजन दिया है उसको नहीं, बरकरार रख दिया तो भी तो कंफर्म कर दिया। इसका मतलब बरकरार रख दिया। तो जब बरकरार रख दिया वही, लेकिन ये बरकरार रखने वाला जजमेंट कहां से आया? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से आया। देन वो फाइनल। ठीक है। हाँ, अब इसको समझ लीजिए इस तरीके से कि जो ये चार जुरिडिक्शन के कोर्ट हैं, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी हमने कर दिया,
देखिए यहाँ लिखा हुआ है साहब सब, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनिटी और इंसॉल्वेंसी। इन चारों के जजमेंट अगर कोई आते हैं तो ये जजमेंट इन वाले बात। दूसरा, ये जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। पहला तो जजमेंट इन रेम है, दूसरा कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ की क्या परिभाषा है और कहाँ दी गई? सर सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सीपीसी में सॉरी सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है सर। ऐसे नहीं बोला कीजिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप ही से मिस्टेक होगी। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में ही डेफिनेशन दिया हुआ है। और उसका और कोई मार्केशन नहीं किया है? हाँ हाँ, कुछ है सर, वो उतना तो याद नहीं। बी है या सी है? बी है। क्या कहता है कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा में? जहां किस बात के लिए न्यायालय, कोर्ट या इस अधिनियम के तहत, ये कहता है कि अगर इस अधिनियम के तहत अगर किसी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है तो क्या होगा? एक फैक्ट के साबित हो जाने पे न्यायालय दूसरे उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं लेगा। एविडेंस देने की इजाजत नहीं देगा। हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का कोई शिशु है और किसी की मर्डर कर देता है तो आपको कौन सा फैक्ट प्रूव करना है कि वो 7 साल से कम। 7 साल से कम का है। अब अगर ये प्रूव कर दिए तो अब आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कहाँ है जनरल एक्सेप्शन के किस सेक्शन में? सेक्शन 82। कि 7 साल से कम Nothing is offense which is done by the age of 7 years. Child which is बिलो द एज 7 years. ठीक है। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ किस बात का है? देखिए वहां उसका सबसेक्शन 2 में क्या क्या कह रहा है, क्योंकि इस चीज को समझिएगा तब बाकी के सेक्शन में आप फर्क को समझ पाएगा। Such judgment, order or decision is conclusive proof। किस चीज के लिए? आपने विल किया, किसी को कोई संपत्ति मिल गई उसको, और किसी से कोई संपत्ति छीन गई, दोनों चीज हो सकता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम किसी भी लीगल हायर को संपत्ति नहीं देंगे, रिक्शा वाले को दे देंगे, ट्रस्ट में दान कर देंगे। तो जो लोग समझ रहे थे कि संपत्ति उनको मिलेगी, उनसे संपत्ति छीन गई। तो ये किस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है? A legal character which confirms occurred at the time when such judgment, order or decree come into operation। क्या समझे इसका मतलब बताइए? इस जजमेंट को जब आपको कोई राइट दे रहा है तो ये कब से प्रभावी होगा? आप ऐसे समझिए इसको। विल किए थे, विल के बाद प्रोबेट में गए, प्रोबेट का जजमेंट आएगा, इसमें वक्त लगेगा। मान लीजिए विल करने के बाद आप 10 साल तक जीवित रहे, उसके बाद गुजर गए, उसका प्रोबेट में गए, 15 साल लग गए। तो ये 10 साल ये वाली डेट प्रभावी होगी। मान लीजिए या ये वाली डेट प्रभावी होगी। मान लीजिए प्रोबेट का जजमेंट आता है कौन सी डेट प्रभावी होगी? आप अपील में चले गए,
अब आया ये जजमेंट, ये डेट क्लियरली लिखा गया, मान लीजिए। अब पक्षीय हो गया सर, हम्म, पक्षीय भी तो हो जाता है कभी, एक्सपार्टी भी ऑप्शन आ जाता है में। इसमें एक्सपर्टी क्यों ऐड? नोटिस वगैरह हुआ कोई अपीयर नहीं हुआ। आपके पास अवेल है ना, किसी वजह से आप अपील में गए, क्योंकि एक जजमेंट तो आएगा प्रोबेट पे, उसके बाद उसके अगेंस्ट आप अपील में जाइएगा। वो नहीं कर रहे सर, एक्सपार्टी हम समझ गए आपकी बात। हमें बताइए इस 3 स्टेटमेंट में ये कौन से डेट वो के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है ये? 3/26 होगा। हाँ? अपील में गया 3/26 का है, तो यही मांग इसी डेट से प्रभावित होगा। मतलब उसको संपत्ति वेस्ट कब होगी, किस तारीख को? 3/26 को होगा सर। 24 से हम्म? बिल जब तक ये किए हैं तब तक तो जीवित है वे व्यक्ति, इसकी मृत्यु के बाद ही ना, तो जिस दिन इसकी डेथ होगी, तो मान लीजिए इसका डेथ है तब 1/3/2001 से। ये प्रभावी हो जाएगी, हम्म। है ये लिखा हुआ है। कंक्लूसिव प्रूफ किस बात का है? सर विल तो हम अगर हम लोग विल का डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो विल केम इनटू ऑपरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तो उसका डेथ के बाद ही ऑपरेशन में आ जाएगा। ऑपरेशन में आ जाएगा ना, हाँ तो विल को प्रोबेट कराएंगे। सर, अगर एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली हाँ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट है तो तब प्रोबेट करा। प्रोबेट कराएंगे। और वैसे स्थिति में प्रोबेट जुरिडिक्शन में एक जजमेंट आएगी। जी, अब पूछ रहे हैं कि अब कब से प्रोबेट होगी? तो आफ्टर द जजमेंट ऑफ द प्रोबेट को ऐसा है, कंक्लूसिव प्रूफ है, एक फैक्ट के प्रूफ होने पे उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपको इजाजत नहीं मिलेगी, कोर्ट इजाजत नहीं देगा। हाँ, तो यही क्या प्रोबेट कोर्ट का जजमेंट पे ही हम लोग ये करेंगे। ऐसा है, हाँ, ऐसा है ना। आप सेकंड बोलो। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा है। Any legal character to which it declares any such person to be entitled occurred to that person at the time when such judgment order or decree declares it to be have been occurred or to that person. क्या मतलब हुआ इसका? इसका अनुसार तो होगा वही पहले वाला डेट, पहले वाला एक वो है। इसने स्पेशली क्या कहा? जजमेंट जिस तारीख को देगा उस जजमेंट में वो लिख देता है अगर कि नहीं ठीक है इस तारीख से इन पे राइट आ गया तो इस तारीख से प्रॉपर हो जाएगा। उसने नहीं लिखा तो वैसी स्थिति में जिस दिन जजमेंट आएगा ऐसे प्रभाव होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि क्या लग रहा है सेकंड वाला, when such judgment order or decree declares, ये खुद डिक्लेयर कर रहा है it to have occurred to that person, वो डिक्लेयर कर दे क्योंकि वो डिसाइड क्या करेगा किस व्यक्ति की डेथ कब हुई थी। हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिर्फ प्रोबेट पे लागू नहीं है, वो किन पे लागू है? 4 चीज पे। हाँ, चारों जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में, चाहे मैट्रिमोनियल हो, एडमिटेबिलिटी। याद है ना हम लोग एक केस पढ़ रहे थे जिसमें डिक्लेयर नहीं हुआ था कि उसको डिवोर्स मिल गया है, उसने शादी कर ली थी और उस स्थिति में क्या हुआ था, उसे बैकेमे का मुकदमा चल गया था क्योंकि आफ्टर डिक्लेरेशन ना आपको मिलेगी डिग्री, उसके दिन ना आपको डिवोर्स मिलेगी कि उससे पहले। समझ रहे हैं? थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझने वाला है, जैसे पेशेंस रखिए क्योंकि जब ये नहीं समझेंगे तो आगे फिर नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर तो सवाल पूछिएगा।
क्या कहता है? Any legal character which is taken away from any such person ceased at the time when which such judgment order or decree declares that it had ceased or should cease. इसका मतलब एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है, दूसरे व्यक्ति से अधिकार छीन जाता है, तो उस व्यक्ति का अधिकार कब छीना, या उस वस्तु पर से उसका अधिकार कब समाप्त हो गया? जो दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार हाँ, वो मिल गया, बट कब? जब कोर्ट डिक्लेयर कहते हैं। Anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment order or decree declares that it had been or should be in his property. हम लोग अभी तक कितना सेक्शन देखे? तो पहले में क्या था? पहले में तो बात कर रहा था किस वजह से? वही रेस जुडिकाटा का जो भी सारा इंग्रेडिएंट्स है। दोनों बात बोलिए, रेस जुडिकाटा एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। क्योंकि रेस जुडिकाटा तो हमने डिफाइन कर दिया सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कहाँ डाला? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, सीआरपीसी के सेक्शन 300 में डाला। ये सब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा चल रहा है। आर्टिकल उसकी वजह से बार कर दिया। क्या चीज के लिए बार किया है? सिर्फ ट्रायल के लिए, नॉट फॉर फाइलिंग ऑफ द Provisions के लिए जो ट्रायल करने के लिए। हाँ फाइलिंग के लिए नहीं। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड प्रोविजन, क्योंकि देखिए वहां भी जजमेंट आ रहा है, यहाँ भी जजमेंट आ रहा है। सेक्शन 35 के जजमेंट में क्या चीज है? उसमें आया कि सर ये 4 जो न्यायालय है, हाँ, इसका हाँ। जो निर्णय हुआ कल दोषी प्रूफ हुआ। उनको चाड़ने वाले आपको बताना होगा या आपको याद भी रखना होगा। प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरलिटी इसके जुरिडिक्शन के तहत कोई भी फैसला आएगा, ये क्या है? जजमेंट और जजमेंट पर्सन में एक क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी जो भी चीजें डिस्कस कर रहे थे, कंक्लूसिव प्रूफ है। जजमेंट इन पर्सोना में कि जजमेंट इन रेम? कौन सा? इन रेम नहीं आपको कंफ्यूजन कर रहा है। नहीं, अभी आपको जजमेंट ऑफ पर्सोना तो चाहिए 4। आप बोल रहे जजमेंट इन हम समझ रहे हैं, आप लोग का चेहरा बदला रहा है बहुत कुछ। ठीक है, बहुत दिनों के बाद क्लास आप लोग बैठे हैं, अभी आगे कंटिन्यू करें या छोड़ें यहीं पे? क्योंकि अभी कितना सेक्शन और देखना है? 3 सेक्शन। अगर ये दोनों समझ गए हैं तो बाकी आसान है। तक समझाते। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे रेस जुडिकेटा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, जिसकी वजह से सूट या प्रोसीडिंग को हम क्या कर रहे थे? बार कर दे रहे थे। तो जजमेंट की रिलेवेंसी, क्योंकि उससे पहले तो एक जजमेंट होना चाहिए ना आपके पास। तो ये जजमेंट की रिलेवेंसी हमने देखा 34 में। 35 में हमने देखा कि 4 तरह के जुरिस्डिक्शन मतलब वाले कोर्ट हैं, चाहे वो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंसॉल्वेंसी। इन कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है वो जजमेंट इन रेम है और एक कंक्लूसिव प्रूफ है। ऑपरेशन की जहाँ तक बात आएगी कि कब से लागू होगा, तो जब ये जजमेंट आ जाएगा तब से लागू हो जाएगा, या जजमेंट में ही अगर लिखा हुआ है कि कब से लागू होगा तो तब से लागू हो जाएगा। ये करता क्या है कि किसी व्यक्ति का लीगल कैरेक्टर बढ़ा देता है या किसी से कोई चीज़ छीन लेता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग इस तरह समझे थे कि अगर किसी ने विल कर दिया अपने सारे लीगल हायर्स को छोड़ते हुए और उसने किसी और को विल कर दिया, तो जो भी थर्ड पर्सन है उसके लीगल कैरेक्टर में इजाफा हो गया, वो उस संपत्ति का स्वामी हो गया। जबकि जो लीगल हेयर थे, जो अगर विल नहीं होता तो संपत्ति उनको मिलती, उनसे वो वंचित हो गए। जजमेंट की रिलेवेंसी फिर हमें देखी। कोई व्यक्ति शादी करता है, फिर डिवोर्स लेता है, फिर उसको शादी करना है या नहीं करना है, डिवोर्स जब ले लेगा तो वैसे स्थिति में मैट्रिमोनियल कोर्ट का जो जजमेंट आएगा
वो उसको जिस दिन से डिग्री आएगी उस दिन से वह सारे संसार के प्रति क्या हो जाएगा, वापस कुंवारा, अविवाहित, पति या पत्नी जो भी है, वो उनका लीगल स्टेटस चेंज हो जाए। इन सभी चीज़ों में लीगल स्टेटस चेंज हो रहा है सबका। इंसॉल्वेंसी के कंसर्निंग क्या बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं बैंक से ऋण लेना है उसको, एक बैंक ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, दूसरे बैंक से ऋण ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो वो सारे विश्व के प्रति इंसॉल्वेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई कोर्ट मार्शल चल रहा हो किसी पे, और रुस्तम वगैरह देखिए ना, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो भी है ट्रायल चल रही थी, और बहुत सारी चीजें हैं जो उस वक्त उसका जो लीगल स्टेटस चेंज कर देगा वो सारे विश्व के प्रति होगा। इसका मतलब उसको दूसरी जगह नौकरी मिलेगी। तो और ये साथ साथ कंक्लूसिव प्रूफ है। हम लोग दो तरह के जजमेंट देख चुके, अब तीसरा तरह का एक जजमेंट है। वो जजमेंट है अगर पब्लिक नेचर का कोई जजमेंट है। पब्लिक नेचर का जजमेंट कैसा हो सकता है? जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहा है, इसको ऐसे एग्जाम्पल के तरह समझिए, ये ए है, ये ए की एक जमीन है, इस पे आने जाने का रास्ता है, ठीक है। ये इस पे जाता है, इसको ट्रेसपासर की तरह केस करता है कि ये मेरी जमीन पे नहीं जा सकता है। बी प्ले लेता है कि ये पब्लिक वे है। पब्लिक वे मतलब सार्वजनिक मार्ग है। सार्वजनिक मार्ग अगर ये साबित हो जाएगा तो सभी लोग इस रास्ते से आने जाने लगेंगे। तो प्ले लिया, अगर प्ले नहीं लेता और इसके प्राइवेट जमीन पे वो एंटर करता, कौन सा ऑफेंस होता? ट्रेसपास का। तो उसके अगेंस्ट में इसने प्ले लिया, ये पब्लिक है और ये इसके पक्ष में जजमेंट है, ये पब्लिक वे है। सी है जो इसकी जमीन पे वापस जाता है और ये फिर इसको ट्रेसपासर कहता है। ये कहता है कि ए और बी के बीच का जो जजमेंट था, जिसमें निर्धारित हुआ था कि ये पब्लिक वे है, ये रेलेवेंट है। देखिए, मान लीजिए जजमेंट आया है 2001 में और इस पे ये केस कर रहा है 2013 में। इस बीच स्थितियां बदल सकती हैं। पब्लिक वे प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ध्यान से सुनिए, ए और बी के जजमेंट में क्या निर्धारित हुआ? पब्लिक वे है। सी वापस इसी भूमि पे गया, इसने फिर कहा कि ट्रेसपासर है। तो ये इस जजमेंट का प्ली ले सकता है कि पब्लिक वे है? ले सकता है। ये रेलेवेंट होगा? ले सकता है ना, क्योंकि जजमेंट आया हुआ है। हम तो जजमेंट के कंसर्निंग ही पढ़ रहे हैं ना, कुछ जजमेंट है, ये रेलेवेंट है। बट ये क्या कंक्लूसिव प्रूफ है? कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा भी हम लोग देख रहे थे। जहाँ किसी अधिनियम के उपबंध के द्वारा एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ उस एक तथ्य के साबित हो जाने पे न्यायालय दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगी। कंक्लूसिव प्रूफ है। यही फर्क है जो हम समझाना चाह रहे थे आपको 35 और 36 में। 34 में क्या था? रेस जुडिकेटर। 35 में जो जजमेंट था, जजमेंट इन रेम था और साथ ही साथ
साथ ही साथ कंक्लूसिव ट्रुथ था। ये जो प्रॉपर्टी का, ये जो वो क्या कहते हैं पब्लिक वे, सार्वजनिक रास्ते का जो जजमेंट आया है, ये क्या सारे संसार के प्रति लागू नहीं होगा? तो एक तरीके से जजमेंट इन रेम ये है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब आप समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब जरा पढ़िए 36 क्या लिखता है। जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अदर देन, साफ ही लिख दिया उसने, अदर देन क्या? Those mentioned in section 35. सेक्शन 35 में किसका मेंशनिंग है? चार चीज का। चार्ज कोर्ट की जुरिडिक्शन का। हम्म। आर रिलेवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ ए पब्लिक नेचर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप समझ पाएंगे। पब्लिक नेचर, पब्लिक नेचर का वो मामला होता है जिससे बहुत सारे पब्लिक प्रभावित होती है। तो निश्चित रूप से ये जजमेंट इन रेम है या उस नेचर का है। इसको आप कह सकते हैं कि पब्लिक नेचर से प्रभावित होने वाला जजमेंट इन पर्सोनम है नहीं है? To the inquiry, but such judgment, order or decree are not conclusive proof of that which they state. फर्क समझ में आया? 35 और 36 में देखिए, जो इलस्ट्रेशन उसने दिया है मैंने उसी को एक्सप्लेन किया था, उसके इलस्ट्रेशन को पढ़िए। His shoes speak for trespass on his land. He alleged that the existence of public right of way over the land which denies the existence of a decree in favor of a defendant in a suit by a LLC for the समझ में आई? क्या आदित्य, क्या समझे बताइए? बताओ विराट। क्या इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए। ए बी को सू करके ट्रेसपास करेंगे उसके लैंड पर, बट बी कहता है कि पब्लिक राइट ऑफ वे है और ए डिनाई कर देता है उसको। एक प्रीवियस डिग्री एग्जिस्ट करता है एक अगेंस्ट पे, यानी कि बी के फेवर, बी के फेवर में प्रीवियस डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पी के फेवर में होने का मतलब क्या हुआ? कि राइट ऑफ वे, राइट वे है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की घटना, इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी फॉर ट्रेसपास, और फिर ए सी को सू करता है सेम लैंड पे ट्रेसपास करने के लिए। ठीक। और फिर सी फिर वही बी वाला पी लेता है और फिर उसको the existence of right of the way. क्या हुआ? कहाँ दिक्कत हो गई? जजमेंट जजमेंट कहाँ है? जजमेंट इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट लिखा हुआ है। डिफेंडेंट कौन था पहले वाले सूट? बी, बी। उसके फेवर में जाने का मतलब क्या हुआ? क्या डिसाइड हुआ? That the way is public. पब्लिक राइट, ये डिसाइड हुआ। निश्चय सबूत नहीं है। तो वो इसका प्ली लेगा, इस जजमेंट को दिखाएगा। सी भी वो तो पब्लिक वे है, तो ये रेलेवेंट है। Relevant है but conclusive proof नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जबकि हम लोग इससे पहले वाले सेक्शन में जो देख रहे थे वो क्या थी? रेलेवेंट भी थी और conclusive proof भी था। कंक्लूसिव प्रूफ भी थी और जजमेंट इन रेम भी Rem थी। भी था। यहाँ क्या है? जजमेंट इन रेम है, क्योंकि वो जब जजमेंट आया कि पब्लिक वे है तो सारे संसार की भी तो पब्लिक वे हो गई।
पब्लिक वे है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। नहीं है, क्योंकि ये सीन बदल सकता है। इसलिए आप रेलेवेंसी के तहत आप दे सकते हैं वो जजमेंट, बट वो माना जाएगा उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली, उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या है। हो सकता है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, तो उस वक्त का जजमेंट जो उस वक्त रेलेवेंट था और जो डिक्लेयर कर रहा था जजमेंट इन रेम के कैटेगरी में आ गया था, ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी वो जजमेंट रेम के हो। किस नेचर के केसेस में यह देखा जाएगा, जब ये मामला पब्लिक नेचर का। पब्लिक नेचर का, इसलिए हम कहा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। यानी हमारी कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो गई? जजमेंट इन रेम की अगर बात करेंगे तो अब जजमेंट इन रेम कितने तरीके का है? 2 तरह का। हाँ, वेरी गुड। कौन एक कौन? रिबेटेबल है का, एक नहीं, रिबेटेबल नहीं बोलिए। कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर हम बोलें कि टोटल काउंट करके बताइए जजमेंट इन रेम कितना है? मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, प्रोबेट, पब्लिक नेचर। अब हम कहें कि इसमें कंक्लूसिव प्रूफ कौन कौन सा है? सारे ये पब्लिक नेचर को छोड़ के सारे 4। बस, हाँ, ये इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखिए आप। पब्लिक नेचर को छोड़ के बाकी सब कंक्लूसिव प्रूफ, यानी 4 कंक्लूसिव प्रूफ है। यानी कि मतलब क्या हुआ, जिस वक्त हम 35 का जिक्र करेंगे वहाँ क्या क्या उसके मेरिट आ गए, वो सब के सब जजमेंट इन रेम है, सब के सब कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन जब सेक्शन 36 की बात करेंगे वहाँ किसकी चर्चा होगी? पब्लिक नेचर की। वो क्या है? जजमेंट इन रेम है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्लियर है?